नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अब जो है जनांगीय संक्रमण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन ने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि और प्रवास के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जनांगीय संक्रमण की। तो जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत है वो जो है उपयोगी है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य के पूर्व अनुमान के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या जो जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत होता है वो जनसंख्या के भविष्य के बारे में, ठीक है, वर्णन कर सकता है या जनसंख्या का वर्णन कर सकता है, ठीक है। आगे जाकर जनसंख्या कैसी होगी तो इस बारे में भी वो बता सकता है। इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जैसे ही समाज जो है वो ग्रामीण खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिकरण और साक्षर बना है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च दर जन्म दर, निम्न मृत्यु दर या उच्च मृत्यु दर या उच्च जन्म दर, ठीक है, या निम्न मृत्यु दर। तो इस प्रकार से जो है इस सिद्धांत में जो है अपन काफ़ी ज़्यादा बातों का पता लगा सकते हैं जनांगीय संक्रमण से, ठीक है। तो जिन्हें सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र के रूप से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर जो ऊपर वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रामीण खेती और नगरीय औद्योगिक लिखा हुआ है। तो जनांगीय संक्रमण की ये अवस्था थी, यानी परिवर्तन जो है वो हुआ था कि यानी जो मानव सभ्यता थी वो ग्रामीण थी शुरुआत में, ठीक है, और खेतों पर निर्भर थी। लेकिन आज जो है नगरीकरण हो रहा है और उद्योगों पर निर्भरता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं वाले जो मॉडल है उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देखो ये मॉडल आपको जो दिया हुआ है जिसमें 3 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था जो है वो यहाँ पर दी हुई है। तो आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो है उतार चढ़ाव जो है इन अवस्थाओं में आ रहा है। और अब आगे इसकी अपन चर्चा करें तो देखते हैं प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जो उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्युता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्थान से करते हैं। जनसंख्या जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्य करते हैं या खेतों पर कार्य करते हैं। तो होता क्या है, पहली अवस्था में क्या होता है, तो पहली अवस्था जो है उसमें क्या होगा, जन्म दर है वो उच्च रहेगी, मृत्यु दर है वो भी उच्च रहेगी। अब दोनों उच्च रहेंगे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगी, या जनसंख्या में जो वृद्धि है वो धीमी गति से होगी। क्यों होगी? क्योंकि लगभग जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो दोनों लगभग समान है, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम गति से बढ़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रथम अवस्था में जो लोग होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में जो है ज़्यादा संलग्न होते हैं, या खेती आप कह सकते हो, खेती या कृषि के अंदर जो है ज़्यादा संलग्न होते हैं। जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है और परिवार ही जो होता है ना वो मुख्य संपत्ति होता है। जीवन प्रत्याशा का जो स्तर होता है वो निम्न होता है, यानी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही निम्न होती है। अधिकांश लोग जो है वो अशिक्षित होते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर कम पाए जाते हैं प्रथम अवस्था में। और जो प्रौद्योगिकी है उस प्रौद्योगिकी का भी जो है निम्न स्तर पाया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग न के बराबर होता है। सारे काम जो है परंपरागत तरीके से ही किए जाते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। तो आज से 200 वर्ष पहले की बात करें तो विश्व के सभी देश जो थे वो इसी अवस्था में थे। उसके बाद में अपन देखें द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में क्या होता है, जो प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, यानी जन्म दर है वो उच्च बनी रहेगी, किंतु समय के साथ धीरे धीरे वो घटती है। और यह जो अवस्था है वो घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है, और मृत्यु दर है वो भी मृत्यु दर जो है घटती है और जन्म दर है वो उच्च रहती है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वास्थ्यता में सुधार की वजह से जो मृत्युता में कमी है वो आती है, यानी मृत्यु दर में वो कमी आती है, जिसके कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जन्म दर उच्च रहेगी, मृत्यु दर निम्न रहेगी, जिसकी वजह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। उसके बाद में अंतिम अवस्था की बात करें तो अंतिम अवस्था में जो होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है।
तो अंतिम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा घट जाती हैं और घटकर दोनों समान हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में या तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, ठीक है, यानी जनसंख्या आगे बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, और अगर बढ़ती है तो ये इसकी जो बढ़ने की दर होती है वो बहुत ही निम्न होती है। ठीक है, बहुत ही निम्न होती है। और यहाँ जो है जनसंख्या वो नगरीय और शिक्षित होती है। ठीक है, इनका पास जो तकनीकी ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा इनका जो जीवन स्तर होता है या लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ऐसी जनसंख्या जो है विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसमें प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने में योग्यता रखती है। तो इन सभी बातों से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि मनुष्य जो है वो क्या कर सकता है, बहुत जो है जन्म दर है उसको जो है अपने हिसाब से जो है कम कर सकता है, या जन्म दर को रोकने की जो योग्यता है वो मनुष्य के पास है। वर्तमान में विभिन्न देशों में जो है संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका रहेगा, तो जो पहली अवस्था है उसमें लगभग जो अफ्रीकाई देश हैं वो प्रथम अवस्था में आएंगे। द्वितीय अवस्था में भारत चीन जैसे देश आएंगे, और जो अंतिम अवस्था है उसमें यूरोपियन देश आएंगे। ठीक है, एशिया का केवल जापान ही इस अवस्था में आता है, बाकी के इसमें यूरोपियन देश जो हैं वो हैं। ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या या तो स्थिर है या बहुत ही मंद गति से बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की अगर अपन बात करें तो परिवार नियोजन का काम जो है बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। तो परिवार नियोजन जो भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स से जो है जन्म दर जो है उसको रोका जा सकता है अथवा जो अंतराल है वो रखा जा सकता है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये जो परिवार नियोजन जो सुविधाएं हैं ये एक तो क्या करती हैं, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करती हैं यानी उसको बढ़ने से रोकती हैं। दूसरा जो है इससे महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है अनुकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, इसमें प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहित उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचार करना होगा, यानी प्रचार इसका एक माध्यम हो सकता है। लोगों को बताया जाए कि जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार की हानियां हैं वो होती हैं। ठीक है, तो लोगों को समझाया जाए, ठीक है, प्रचार के माध्यम से, या जागरूक किया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। दूसरा, गर्भ निरोधक जो उपाय हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए, सरकार को इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बड़े जो परिवार हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लोगों को बताना चाहिए कि बड़े परिवार होंगे ज़्यादा समस्याएं होंगी, छोटे परिवार होंगे कम समस्याएं होंगी। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है या जनसंख्या को जो है बढ़ने से रोका जा सकता है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में जो है कहा था, ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया था 1798 ईस्वी में, और उन्होंने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोगों की संख्या है वो जो खाद्य आपूर्ति है यानी जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी तुलना में जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी, और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, अकाल, बीमारियां तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगी। तो ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी जो है विश्व की जनसंख्या के लिए। ठीक है, उस समय कब 1798 में उन्होंने ये जो है भविष्यवाणी की थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो विश्व की जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ेगी। ठीक है, और यानी जनसंख्या विस्फोट आप कह सकते हो कि जनसंख्या विस्फोट होगा विश्व में, और जो विश्व की जनसंख्या है वो बहुत ही कम समय में दुगुनी से तिगुनी से 4 गुना जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर ये जो जनसंख्या वृद्धि होगी इसके कई जो है परिणाम निकलेंगे, जैसे अकाल, महामारी और युद्ध। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से जनसंख्या में जो है अचानक से गिरावट आएगी। ठीक है, तो ये देखने को
मिलेगा। तो उनकी जो ये बातें हैं वो लगभग सच हो रही हैं। तो इस वजह से जो है जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर अपन जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार होगा तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, लोग इस बारे में समझेंगे और लोग जो हैं वो जो बड़े परिवार है उसकी अवधारणा को त्यागेंगे, जिससे नतीजा ये होगा कि जनसंख्या है वो अपने आप जो है वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। और जिससे जो देशों में जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ रही है तो वहाँ पर जनसंख्या को रोककर उन देशों के विकास और जो उन्नति है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके जो क्वेश्चन है, जो हम सारे चैप्टर होने के बाद में एक साथ सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो सब के एक साथ करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तीसरे चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।